अस्सलाम अलैकुम। मेरा नाम है ताहिर यकूब और अब देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ताहिर यकूब ऑफिशियल। दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो डेयरी फार्मिंग के हवाले से है, जिसमें कि मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये कारोबार कितना मुनाफा बख्श है और कितना इसमें नुकसान होता है, और अगर आप ये काम शुरू करना चाहते हैं तो कैसे आप इस नुकसान से बच सकते हैं और अपना कीमती सरमाया ज़ाय होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियोज़ अब तक बर वक्त पहुँच सके। तो व्यूवर्स, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज से तकरीबन एक साल पहले अगस्त 2022 में मैंने डेयरी फार्मिंग के कारोबार के बारे में सोचा, क्योंकि मेरा ताल्लुक पंजाब के गांव से था और बचपन में मैट्रिक तक ये काम करता रहा था, जिसकी वजह से मुझे एतमाद मिला कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो मैंने ये काम शुरू कर दिया। अब इसमें क्या मुश्किलात पेश आ सकती थी, एक शहर में रहते हुए क्या क्या मसाइल थे जिसका मुझे सामना करना पड़ना था, उनको मैंने इग्नोर किया और फार्म स्टार्ट करने से पहले मैंने जो चीज़ें मद्देनज़र रखी थी वो सिर्फ़ और सिर्फ ये थी कि जानवर ख़रीदने हैं, बंदा काम के लिए रखना है और पहले दिन से काम और आमदनी शुरू, जो कि यूट्यूब चैनल पर यही कुछ बताया जा रहा है और लोगों को इस अंधे कुनबे में धकेला जा रहा है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप ये कारोबार शुरू करना चाहते हो तो इस वीडियो में 4 चीज़ें ऐसी आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप वो 4 चीज़ें कर सकते हैं तो ये कारोबार शुरू कीजिएगा। अगर नहीं कर सकते तो इस काम में बिल्कुल मत घुसना, क्योंकि अगर उन 4 चीज़ों के बगैर आपने ये काम शुरू किया तो आपको एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बाकी अल्लाह पाक की ज़ात सबको कारोबार के नुकसान से महफूज रखे और आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, मैंने ये काम 3 जानवरों से शुरू किया था लाहौर शहर में, जिसमें 2 भैंसें और एक ऑस्ट्रेलियन गाय थी। काम दोस्तों शुरू में बहुत अच्छा चला और 1-2 महीने अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ, लेकिन 2 महीने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि एक भैंस का बच्चा बीमारी की वजह से एक्सपायर हो गया। खैर, दिन गुजरते गए। 3 महीने बाद जो बंदा मैंने काम पर रखा था वो घर गया और वापस ही नहीं आया। अब दोस्तों, असल इम्तिहान मेरा यहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और मेरे लिए इस काम को लेकर चलना बहुत मुश्किल हो गया था। तो दोस्तों, एक बात याद रखना कि इस काम में जो भी बंदा आप रखोगे वो ज़्यादा देर आपके पास नहीं रुकेगा और वो आपको छोड़ के चला जाएगा। तो ये पहला पॉइंट है जो अपने अपने दिमाग में लाजमी रखना है कि आपको इस काम के लिए बंदा कहाँ से मिलेगा, और अगर मिलेगा तो क्या गारंटी है कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म में चलेगा, क्योंकि शुरू में उन लोगों को काम की ज़रूरत होती है और ये आपके साथ बड़ा अच्छा बर्ताव करते हैं और बड़े खुशी काम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं ये अपना असल रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों, बात तल्ख करने लगा हूँ, लेकिन हकीकत यही है, मुलाजिम होता है और वो कभी आपका फ़ायदा नहीं सोचता। तो दोस्तों, जब काम वाला बंदा छोड़ के चला गया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल पेश आई और मुझे कोई बंदा मिल भी नहीं रहा था जो कि ये काम करता। और ये काम ऐसा है कि इसमें आपको कोई छठी नहीं है, आपको जानवरों की देखभाल लाजमी करनी है, उनको चारा डालना है, उनको पानी पिलाना है। तो दोस्तों, तकरीबन 1 महीना मुझे बंदा नहीं मिला। मैं सारा काम खुद से करता रहा। सुबह 4 बजे उठता था, जानवरों की चौई करता था, उसके बाद उनके चारे का इंतज़ाम करता था और ये सब काम करने के बाद 9 बजे मुझे दफ्तर भी पहुंचना होता था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काम कितना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। दोस्तों, प्लान बनाना बहुत आसान है, ख़याली पुलाव बनाना बहुत आसान है, लेकिन हकीकत ये है कि ये डेयरी फार्मिंग का काम इंतहाई मुश्किल काम है और अगर आपको उसका तजर्बा नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो दोस्तों, 1 महीने की मेहनत के बाद मुझे एक बंदा मिला और वो बंदा मेरे नज़दीक ही रहता था, लेकिन मुश्किल ये थी कि इस बंदे की उम्र ज़्यादा थी और वो बाहर से चारा भी नहीं ला सकता था। लिहाजा इससे मेरी ये बात तय पाई कि सुबह चौई के टाइम वो आ जाएगा, चौई करेगा और मैं बाहर से जानवरों का चारा लेके जानवरों को डाल के दफ्तर चला जाया करूँगा और पीछे दोपहर के वक्त वो जानवरों को पानी पिला दिया करेगा और शाम को 5 बजे वो चौई कर लिया करेगा और दोपहर को चारा भी डालेगा और उसके बाद वो अपने घर चला जाएगा। 24 घंटे वो मेरे डेयरी फार्म पे दस्तयाब नहीं होगा। तो दोस्तों, उसके लिए मैंने डेयरी फार्म पे कैमरे लगवाए और उसकी मॉनिटरिंग मैं खुद करता रहा। खैर दोस्तों, इसी तरह दिन गुजरते गए और एक रात हमने अपने जानवर अंदर बांधे और सुबह जब चौई करने के लिए गए तो हमारी ऑस्ट्रेलियन गाय उठी ही नहीं। बहुत कोशिश की लेकिन वो रेंगती थी ज़मीन पर, लेकिन पिछली टांगों में जान नहीं थी। खैर, डॉक्टर बुलाया, पहले एक फिर दूसरा,
तीसरा और चौथा, लेकिन सब डॉक्टर पैसे लेके इंजेक्शन और ड्रिप्स लगा के गायब। खैर फिर एक डॉक्टर मिला और उसने इसका इलाज किया और तकरीबन 25 दिन बाद अल्लाह के करम से हम इस गाय को खड़ा करने में कामयाब हो गए। अभी 2-3 दिन हुए थे गाय को हम सहारा देकर खड़ा करते थे और वो चलने फिरने लग जाती थी, लेकिन जब बैठती थी तो दोबारा इससे उठा नहीं जाता था क्योंकि गाय कमज़ोर हो चुकी थी। तो दोस्तों, इसी तरह एक रात हमने गाय को उठाया और वो 2-3 घंटे चलती फुरती रही और उसके बाद हमने इसको अंदर बांध दिया। तो रात को गाय ने उठने की कोशिश की तो गाय दोबारा गिर गई। रात को 2 बजे में ने अड़ोस पड़ोस से बंदे बुलाए और गाय को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन हमारी तमाम कोशिशें नाकाम हुईं और गाय खड़ी नहीं हुई। ये रात ऐसे ही गुजरी। सुबह हमने एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने मुआयना किया और ये बताया कि गाय की कूल्हे की हड्डी अपनी जगह से हिल चुकी है, जिसका अब कोई इलाज नहीं है और ये गाय अब खड़ी नहीं हो सकती। मैंने बहुत कोशिश की, तकरीबन 1 महीना मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई प्रोफेसर नहीं छोड़ा वेटनरी का, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम हुई और बिलाखिर वो गाय मैंने 35,000 की कसाई को बेची, जो कि मैंने 4 लाख रुपए की ली थी। दोस्तों, इस वाक़ये के बाद बहुत दिल बर्दाश्ता हुआ, लेकिन अब ये जहर मुझे पीना था क्योंकि मैं एक ऐसे कुनवे में धंस चुका था जिससे निकलना नामुमकिन था। क्योंकि जो जानवर मैंने 3-4 लाख के ख़रीदे थे वो इस वक्त तकरीबन अपनी कीमत आधे से ज़्यादा कम कर चुके थे। तो दोस्तों, दिन गुजरते गए और कुछ दिनों के बाद एक भैंस बीमार हुई, इलाज करवाया और फिर कुछ दिनों के बाद दूसरी भैंस बीमार हुई। ये सब चलता रहा और मुझे गाय के बेचने के बाद इस कारोबार में लगातार नुकसान हो रहा था, लेकिन मैं काम में लगा हुआ था और पैसे भी नहीं थे कि इन्वेस्ट करता और 1-2 जानवर खरीद लेता। बाकी जानवर बीमारियों की वजह से दूध की एवरेज भी गिरा चुके थे। फिर अल्लाह की करनी ऐसे हुई कि एक भैंस ऐसी बीमार हुई कि इसका इलाज करवाया, लेकिन ठीक नहीं हुई और कमज़ोर होती गई, यहाँ तक कि 1 महीना हो गया और वो ठीक नहीं हुई। डॉक्टर आते, कोई कुछ कहता था कोई कुछ, लेकिन भैंस ठीक नहीं हो रही थी। फिर 1 महीना ऐसा आया कि मुझे हर महीने 60,000 का नुकसान हो रहा था क्योंकि जगह का किराया 15,000, तनख्वाह 15,000 और चारे का तकरीबन 30,000। दोस्तों, इसमें सिर्फ सब्ज़ चारा था, खुल और वंडा में नहीं था डाल रहा। तो जब मैंने ये सूरत हाल देखी तो मैंने इस कारोबार को बंद करने का सोचा और आखिरकार 3,60,000 में मैंने 2 भैंसें और साथ एक उनका बच्चा था बेच दिया, क्योंकि अब मेरा इस कारोबार में हर महीना नुकसान बढ़ता जा रहा था। तो व्यूअर्स, मैंने अपने इस फलाप बिजनेस से जो सीखा वो ये कि डेयरी फार्मिंग एक इंतहाई मुश्किल काम है और अगर आप ये जो मैं अब बातें बताने वाला हूँ ये कर सकते हो तो ही करना, वरना नुकसान होगा। सबसे पहले अगर आप खुद ये काम करना जानते हो तो ही डेयरी फार्मिंग का काम शुरू करना, क्योंकि मुलाजिम के सहारे नहीं रहना अपने, और इसलिए आपके पास वक्त भी हो। अगर आप कोई मुलाजमत करते हो तो कभी भी ये काम ना करना, नुकसान उठाओगे, क्योंकि काम वाला कभी भी जा सकता है और इस काम पे काम वाले ज़्यादा देर नहीं टिकते। पर दोस्तों, जगह आपकी अपनी होनी चाहिए जहां से ये काम शुरू करना चाहते हैं। रेंट पे फार्म जगह लेकर ये काम ज़्यादा देर नहीं चलेगा, ख़ास कर दूध वाला। और 3 पे जानवरों का चारा बाहर से ख़रीद कर जानवरों को खिलाना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। लिहाजा इसके लिए अपनी ज़मीन ठेके पे ज़मीन हो जिसमें आपका अपना चारा हो और 4 जितनी आप शुरू में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे अपने 3 जानवर लिए हैं तो आपके पास 3 जानवर और ख़रीदने के पैसे होने चाहिए, क्योंकि जो 3 अपने लिए हैं उन्होंने खुश्क भी होना है और तब आपको नुकसान होगा अगर बैकअप पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो दोस्तों, ये थी मेरी नाकाम कारोबार की कहानी। तो अब तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ये 4 चीज़ें जो मैंने वीडियो में बताई हैं इस पे ज़रूर अमल करना है। अगर एक भी चीज़ नहीं है तो आप इस कारोबार में नुकसान उठाएंगे और आप इस कारोबार में ज़्यादा देर नहीं चल सकते। तो अपना कीमती पैसा, कीमती सरमाया ज़ाय होने से बचाएं और डेयरी फार्मिंग के काम में आने से पहले रिसर्च लाजमी कर लें कि क्या मसाइल और मुश्किलात हैं इस काम में। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और बुंदा नाचीज़ को दुआओं में याद रखना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।